अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और पाकिस्तान में 8 फरवरी के इलेक्शन हो चुके। पंजाब और सिंध असम्बली में इजलास हुए, अरकान ने हलफ उठा लिया और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इन दोनों असम्बलियों में इलेक्शन भी हो चुका। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इजलास 28 फरवरी को तलब किए गए, लेकिन नेशनल असम्बली के इजलास के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। मुतज़ाद खबरें इस वक्त हैं। इजलास का बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐवान सदर में समरी भेजी गई है। जो तजवीज़ किया गया वो 26 से 28 फरवरी के दौरान इजलास बुलाने की तजवीज़ दी गई है, लेकिन ऐवान सदर में फ़िलहाल इसका जो नोटिफिकेशन होता है इजलास बुलाने का वो नहीं हुआ। इस वक्त ऐवान सदर में ये कंसिडरेशन पाई जाती है क्योंकि इस वक्त चारों सूबों की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और नेशनल असम्बली में 81 मखसूस नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इसलिए ऐवान सदर ये समझता है कि ये असम्बलियों की तश्कील अभी मुकम्मल नहीं हुई और जब तक असम्बलियों की तश्कील मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक इजलास नहीं बुलाया जाना चाहिए। ये एक लीगल ओपिनियन ऐवान सदर के अंदर पाई जाती है। अभी देखते हैं कि क्या आज ये कोई रात को इजलास बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 26 फरवरी को कल यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास होना है, जिसमें इन 81 नशिस्तों के हवाले से कि क्या ये 81 नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार यहाँ शामिल हुए थे उसको दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, अभी ये फ़ैसला होना बाकी है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि ऐवान सदर इस इजलास का इंतज़ार करे और उसके बाद फिर ये फ़ैसला किया जाए कि इजलास 27 को, 28 को या 29 फरवरी को बुलाया जाए, क्योंकि आइन के तहत 29 फरवरी से पहले ये इजलास होना ज़रूरी है कि जब इलेक्शन होते हैं तो फिर आइन के तहत 21 दिनों के अंदर अंदर जो है कि वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इजलास होने ज़रूरी हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, 29 फरवरी जो है वो 21 दिन बनते हैं। तो ये जो सारी गैर यकीनी सूरत हाल है और उसके साथ साथ जितने भी जुड़े हुए कानूनी और आइनी मसले मसाइल हैं सियासी, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ एहसान खोकर साहब, सीनियर वकील हैं, खुनदान है, आइन को समझते हैं, और उनके साथ हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ते हैं और उनकी लीगल टीम के सीनियर रुकन हैं और बड़े अहम केसेस में भी PTI को नुमाइंदगी करते हैं ये अदालतों के अंदर। और हमें एजाज दामड़ा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं वो भी थोड़ी देर तक हमें आजिज़ दामड़ा साहब जो हैं कि वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। खोकर साहब आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है कौमी असम्बली के इजलास के वाले से, बाकी चारों तो इजलास हो चुके, 2 में तो इंतखाब भी हो गया, लेकिन वहाँ पे भी अगरचे मखसूस नशिस्तें जैसे पंजाब के अंदर था कि अभी 26 अरकान का नोटिफिकेशन होना बाकी है, सिंध के अंदर तो 3 थे लेकिन ये हो चुका। तो अभी कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आइन क्या कहता है और जो इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रही है प्रेसिडेंट हाउस की पोजीशन जो है कि अगरचे अनाउंस नहीं है, जो सिर्फ जो गुफ्तगू हुई उसके तनाज़ुर में बात सामने आ रही है वो ये है। तो आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। 9 अप्रैल 2022 से ले कर आज तक जो चीज़ें चल रही हैं वो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली अनप्रेसिडेंटेड हैं, और जितनी भी चीज़ें की गई हैं, चाहे स्पीकर ऑफिस से की गई हैं या प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से की गई हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से की तरफ की गई हैं या गवर्नर्स की तरफ से की गई हैं, सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन थी वो अल्टीमेटली लैंड कभी हाई कोर्ट करती रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर करती रही है, और मेरा ख्याल ये है कि ये भी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह आपने अपनी ओपनिंग इंट्रो में भी कहा कि हमारा जो इलेक्शन है वो 8 फरवरी 2022 को हुआ है, और उसके अंदर ये है कि आर्टिकल 91(2) के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्शन के बाद यानी कि जनरल इलेक्शन के बाद 21 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इजलास समन करेगा, और वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो शैल है, मीनिंग देयर बाय कि ये प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका मैंडेट है और कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है, और वो इस इजलास बुलाने के लिए किसी शख्स का या किसी इदारे का या किसी ऑफिस का पाबंद नहीं है। दूसरा उस तरफ ये है कि हमारे उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन दी एक्ट करेंगे एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो आर्टिकल 48(1) के अंदर प्राइम मिनिस्टर का या कैबिनेट का जिक्र है।
तीसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि एक चौथा है उसके अंदर कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो समन्स करते हैं इजलास को आर्टिकल 54 के अंदर, और उस आर्टिकल 54 के अंदर भी एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि प्रेसिडेंट को इनवाइट किए बगैर जो है स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो इजलास बुला सकता है। अगर 1/4 की रिक्विजिशन जो है वो स्पीकर को हाउस का करे, हाउस के मेंबर्स करें, तो वहाँ पे भी जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल शेल हुआ है। अब जो है आर्टिकल 48 वहाँ पे भी शेल है कि प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 54 के अंदर मे का लफ्ज़ है, और वहाँ पे जब आप 48 की तरफ जाएंगे तो प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और थ्रू अ समरी मूव्ड बाय द पार्लियामेंट्री अफेयर्स और अ स्पीकर। और तीसरा उसके अंदर ये है कि जो आपका 91(2) है ये एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, आर्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड देता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आपने हर सूरत 21 दिन के अंदर बुलाना है, और उसका कोई लीगल एक्सक्यूज जो है वो मौजूद नहीं है, चूंकि आर्टिकल 91 के नीचे 2 के नीचे इजलास है, फिर उसी अगले दिन जो है वो आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का है, और आर्टिकल 91(3) के नीचे आपका प्राइम मिनिस्टर का है, और आर्टिकल 91(4) के नीचे जाके फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे कि आए आप ओथ लें और अपनी गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट करें। अब हम इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर गए हैं, जो भी प्रेसिडेंट का एक्सक्यूज आएगा या इस चीज को किया जाएगा उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं आएगी। हाँ, एक सूरत थी कि जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर आपने लेजिस्लेशन करनी है, ये रूटीन की जो एडवाइस है उसके अंदर यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसे 15 दिन के लिए विदहोल्ड कर सकते हैं या उसे रिटर्न कर सकते हैं कि इसको रिकंसीडर किया जाए 48(2) के अंदर भी, और वहां पे जाके भी आपका आर्टिकल 75 के अंदर। बट ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 91(2) जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी आर्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये प्रेसिडेंट को कमांड है कॉन्स्टिट्यूशन की कि आपने 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना है, और उसका 29 और उससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इजलास बुलाना चाहिए। चौधरी साहब, आपकी इस पे क्या ओपिनियन है कि अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है, दूसरा नुक्ता इसके अंदर ये भी है कि अगर हाउस में इतनी बड़ी तादाद के लोग नहीं हैं, उनको उनका हक होता है वोट, उनकी भी ये लीगल राइट्स हैं उनके कि वो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो या कायदे ऐवान का इंतखाब हो, उसको वोट देना होता है उनको। अगर ये नहीं नोटिफिकेशन होता उस वक्त तक, या अगर हो जाता है और सीटें नहीं मिलती और फिर आपको एपलेट ट्रिब्यूनल में जाना पड़े या हाई कोर्ट में जाना पड़े और वो भी फैसला उस वक्त तक नहीं होता, तो फिर लीगल पोजीशन आपकी नज़र में क्या है कि सदर साहब ना बुलाएं, ऑटोमेटिक जो है स्पीकर साहब को बुलाना चाहिए 29 को, या सदर साहब को बुला लेना चाहिए 26 तक इंतज़ार करके? देखें, सबसे पहले बुनियादी तौर पे आर्टिकल 51 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो नेशनल असम्बली की तश्कील के बारे में वजाहत देता है कि नेशनल असम्बली किस पे मुश्तमिल होगी। अब उसमें चारों सूबे की नुमाइंदगी है, फिर ख़वातीन की नुमाइंदगी है, और उसके बाद अक़लियतों की नुमाइंदगी है। जब एक हाउस मुकम्मल ही नहीं है, उसकी फॉर्मेशन ही अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, उसके अंदर पाकिस्तान के तमाम जितने भी नुमाइंदगी है वो किसी सूरत में जब मुकम्मल नहीं है, तो फिर अजलास की तरफ जाना वो उस वक्त तक ज़रूरी नहीं होगा कि जिस वक्त तक तमाम नुमाइंदगी मुकम्मल होने के बाद ये फिर प्रेसिडेंट की पहली जिम्मेदारी आती है। उससे पहले जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि वो तमाम जितनी भी नुमाइंदगी है, जिस हिसाब से अवाम ने मैंडेट दिया, वो उस हिसाब से जो रिजर्व सीटें उनके ऊपर नॉमिनेशन करे, उसके बाद ही फिर असम्बली के सेशन की तरफ जाया जाएगा। अगर ये अधूरी असम्बली को लेके चलेंगे तो ये कोई आइन के मुताबिक भी नहीं होगा और कानून के मुताबिक भी नहीं होगी है। अच्छा, इलेक्शन एक्ट में गालबन इसका सेक्शन 95 का सब सेक्शन 10 है, जिसके अंदर ये है कि इलेक्शन के 14 दिन के अंदर अंदर जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम फॉर्म 45 से लेकर 47 तक जो प्रोसेस है उसको अपलोड करना होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, तमाम जो नोटिफिकेशंस और ये रिजल्ट्स हैं, तो वो भी अभी तक मेरा ख्याल है शायद नहीं हुए। देखिए, जो पहली बुनियादी जिम्मेदारी थी इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की, वो ये था कि जो 21 दिन से पहले उसने तमाम जितने भी लवाजमात थे इलेक्शन होने के बाद के वो पूरे करने थे। इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक अपनी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं की है जो उसकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी थी। उसके बाद फिर असम्बली के सेशन की तरफ जाया जाता है। अब जब आवाम की नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं है तो असम्बली सेशन के ऊपर इसलिए जोर देना ताकि एक मनपसंद हुकूमत तश्कील दी जा सके, ये भी आइन की बुनियादी खिलाफ वर्जी है। ये आवाम के जो मैंडेट है उसकी जो बुनियादी हक की नुमाइंदगी उसकी भी
खिलाफ वर्जी बनती है कि आप आवाम को उनका हक नुमाइंदगी दिए बगैर असम्बली सेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो 21 दिन का वक्त था उसको एक ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करके ज़ाया किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो बेनिफिशरीज थे उनकी तरफ से ऐसे तरीक़ेकार इस्तेमाल किए गए ताकि एक मखसूस लोगों को आगे लाया जा सके। ये आइन की जो आवाम को हक की नुमाइंदगी दिया गया, आवाम को जो हक के वोट दिया गया, आवाम को जो अपने नुमाइंदे चुनने का अख्तियार दिया गया, ये उसकी बुनियादी वायलेशन की गई है। ये जो 21 दिन के ऊपर फोकस किया जाता, जोर दिया जाता, उससे पहले ज़रूरी है कि जो आवाम का मैंडेट जिस तरह आया हुआ है उसके मुताबिक हाउस को मुकम्मल किया जाए। जब हाउस मुकम्मल होगा फिर उसके बाद अगली जिम्मेदारी शुरू होती है, फिर जो आईनी जिम्मेदारी शुरू होगी वो सेशन की बाद में आएगी। इसके बाद हाफिज साहब, ये जो नुकता है कि 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, और उसमें ये हमें नज़र आ रहा है कि एक तो 81 सीट्स तो ये सामने सामने नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा भी अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो आपको फॉर्म 45, 46 या 47 तो उन्होंने कर दिए हैं जितने भी अभी तक अनाउंस हुए हैं इन 81 से हटकर, लेकिन बाकी चीज़ें उनके यहाँ नहीं मिल रही। तो इस नुक्ते पे जो चॉइस साहब भी उठा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल ऑब्लिगेशंस पूरी करनी चाहिए टाइमली, वो नहीं कर रहा। देखिए खालिद भाई, वो सेक्शन है 98 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, जिसके अंदर ये है कि 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी है कि ये जो सीट्स हैं उनको गैजेट नोटिफाई करे। चूँकि गैजेट नोटिफाई करेंगे तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो ओथ वाला स्टार्ट होता है। अब कुछ प्रोविंसेस के अंदर या नेशनल असम्बली के अंदर उन्होंने उसको 49 के मुताबिक जो है वो गैजेट नोटिफाई कर दिया है। अब दो चीज़ें इसके अंदर बड़ी वाज़ेह हैं जिसकी वजह से एक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल कन्फ्यूजन की तरफ हम गए हुए हैं, और वो है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी दो चीज़ों को एड्रेस करता है, एक आपकी जनरल सीट्स को एड्रेस करता है और दूसरी आपकी एड्रेस करता है जिसके अंदर रिजर्व सीट्स हैं वुमेन की और आपकी नॉन मुस्लिम्स की। अब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर जीत के आते हैं उसके अंदर तो वो 3 दिन के अंदर अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसकी असेंबली के अंदर प्रेजेंस जो मौजूद होना उसका ज़रूरी है। ये मुमकिन नहीं है लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली कि आप असेंबली से बाहर किसी पार्टी को ज्वाइन करें, या असेंबली से जो बाहर एक पार्टी है वो असेंबली के अंदर लोगों को अलाउ करे कि आप उसको ज्वाइन करें। इसके लिए चूँकि ये है कि आपका सेक्शन 104 आर्टिकल 51 के साथ है कि जब आपके मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शंस का शेड्यूल जाता है तो उस वक्त आपका रिजर्व सीट्स का भी शेड्यूल जाता है, और दोनों चीज़ें होती हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट जा रहे होते हैं उस वक्त, चूँकि इलेक्शन का सिंबल जो है वो तो बाद में मिलता है, लेकिन जो आपकी मिनॉरिटीज़ या नॉन मुस्लिम्स की सीट्स हैं उनको उसी शेड्यूल के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज बाउंड है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डेजिग्नेटेड प्रोविंशियल रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको जमा करवाएं। अब उसके अंदर यह है कि इस एरिया के अंदर 24 दिसंबर 2023 उसकी डेट थी। अब उसके बाद लॉ ये कहता है कि जो सेक्शन 95 और रूल 92, 3, 4, 5 उसको चलाते हैं 2017 के, कि अगर आपने कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई उस प्रोसेस के अंदर जो 24th की है तो आप नई लिस्ट जमा नहीं करवा सकते। हाँ, अगर आपने लिस्ट जमा करवाई है और आपके कैंडिडेट ज्यादा जीत गए हैं तो आप उस लिस्ट को लैड ऑन कर सकते हैं, लेकिन खालिद साहब उसकी आप प्रायोरिटी भी चेंज नहीं कर सकते कि आपने पहली लिस्ट दी तो प्रायोरिटी नंबर 1 पे ए को कर दिया और बाद में आपने कहा नहीं मैं बी को ए के अंदर लेके आया हूं, तो वहां के ऊपर भी हमारा लॉ जो है उसके अंदर अलाउ नहीं करता। लेकिन 2018 में केपी असेंबली के अंदर गालबन 3 या 4 आजाद अरकान ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ज्वाइन किया जो केपी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, और फिर उनको एक स्पेशल सीट दी गई उस वक्त जब उन्होंने ज्वाइन किया, और फिर इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हमने यहाँ पे पार्लिमानी ग्रुप बना लिया है बाप का, और इसमें फिर अब हम इतने हैं तो हमें फिर सीट भी दी जाए। उन्होंने नाम दिया और इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, तो क्या फिर वो नहीं खालिद साहब एक तो ये है कि पार्लिमानी ग्रुप बनाने के बाद जो है आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिलती। ये थोड़ा सा काइंडली इसको क्लैरिफाई कर लें। 2018 में हुआ ना? नहीं, मैं आपको बताता हूं ना, पार्लिमानी ग्रुप जो है वो तो तीसरा फेज है ना। देखिए, पहले मैं एज ए मेंबर जो है वो असेंबली के अंदर एंटर होता हूं, मैं ओथ लेता हूं, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूं या नहीं करता हूं, मेरे पास 3 दिन है। उसके बाद ये है कि असेंबली का इजलास होता है, हम सारे ओथ लेते हैं, ओथ लेके फिर उसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और आगे जो है आपका लीडर ऑफ द हाउस वो इलेक्ट होता है, और फिर स्पीकर जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनाउंस करता है, और उसके साथ ही पार्लियामेंट्री ग्रुप्स जो है वो तो चौथी 5वीं स्टेज है। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस जो है वो असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, क्या उसको ज्वाइन किया जा सकता है?
कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये लॉ की स्पिरिट ये है कि नहीं है। केपी के अंदर भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी नहीं थी केपी असेंबली में, लेकिन वो 4 आजाद ने ज्वाइन किया उसको। एक सेकंड, दूसरा उसके अंदर ये है कि जो आपकी तरफ इशारा है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका अपना हेड जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जो है वो असेंबली के अंदर आए हुए हैं, अब वो भी एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपनी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, बावजूद इस चीज के कि वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर एक एम्बार्गो करता है। अब इस चीज के अंदर यह है कि जिसकी तरफ आपने दो तरफ इशारा किया, जिसको बार बार जो है वो केपीके का रेफरेंस भी आ रहा है उस चीज के अंदर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त हम फेज 1 पे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो, और मैंने इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सीट्स देनी होती या लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उनके मुताबिक ठीक होता, या जो हम इसके मुतालिक बात कर रहे हैं, तो आपका स्पीकर का या जो सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर हुआ है तो ये चीजें रिजल्ट्स आ जानी चाहिए थी। उन्होंने वहां पे 2 प्रोविंसेस के अंदर भी और नेशनल असेंबली के अंदर नहीं दी। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर कल वो इजलास बुलाते हैं और उस इजलास बुलाने के अंदर 2 आएंगे, नंबर 1 ये है कि वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के डिक्लेरेशन आएंगे टू द पार्टी हेड जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसके वो अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बात कुछ और है, और अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज के अंदर है तो फिर ये है कि ये कैंडिडेट्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जब इंडिपेंडेंट रहेंगे तो इनका स्टेटस जो है वो जब इस सिचुएशन के अंदर आएगा तो जो रिजर्व सीट्स आपकी हैं उसका 4.35 इस वक्त बेंचमार्क है हमारी नेशनल असेंबली के अंदर, मुख्तलिफ पार्टीज को मिल गई हैं। अब आगे ये है कि ये किसी पार्टी को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिस्ट्री के अंदर पहली दफा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आए हैं, और ये सीट्स जो है रहेंगी। तो आपका जो हाउस का एक हम कहते हैं कि उसे मुकम्मल होना चाहिए, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन की वजह से हाउस साइड पर। मुझे 70 के इलेक्शन भी याद आ रहे हैं, मैं उस तरफ भी आऊंगा ब्रेक भी लेने, लेकिन आजिज दामरा साहब ने भी ज्वाइन किया है, चौधरी साहब भी इसके ऊपर जरूर कमेंट करना चाहेंगे। लेकिन आजिज साहब, आपसे बुनियादी सवाल यह है कि अभी हम जो डिबेट कर रहे थे, सिंध का इजलास हो गया, असेंबली का पंजाब का हो गया, बलूचिस्तान केपी का जो 28 फरवरी को होगा, नेशनल असेंबली का कब होगा अभी तक ये तय नहीं हुआ। असेंबली 26 से 28 गई हुई है, लेकिन एक ख्याल ये पाया जा रहा है कि क्योंकि अभी ऐवान कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि रिजर्व सीट के नोटिफिकेशन अभी तक 81 नशिस्तों के जो हैं वो नोटिफिकेशन होना बाकी हैं, या इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया कि वो किसको देनी है। तो आप क्या समझते हैं कि इन हालात में इजलास बुलाया जा सकता है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कायदे ऐवान का होना है, तो ये 81 अरकान क्या उनका ये हक तलफी नहीं होगी कि वो वोट नहीं डाल सकेंगे, होंगे ही नहीं तो फिर ऐवान आगे चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहां तक नॉर्मल अगर एक्सरसाइज में ऐवान कंप्लीट नहीं है तो जाहिर है फिर ऐवान को कंप्लीट होना चाहिए, ये एक आईनी रिक्वायरमेंट जरूर है। जहां तक मौजूदा मखसूस सीटों का जो मामला है उसमें ये भी तो एक इशू है ना कि जो इंडिपेंडेंट चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप है वो एलिजिबल नहीं है फॉर रिजर्व सीट के लिए, उनको 5 दिन के अंदर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती। अब इन्होंने जो चॉइस किया है जिस पार्टी को, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं, वो लिस्ट जमा नहीं कराई मखसूस सीटों के हवाले से, तो या तो उस पार्टी को पहले ख्याल आना चाहिए था, चाहे वो पार्टी इलेक्शन में जाने से पहले उसको ये मालूम था कि 1 सीट उठाएंगे या 2 उठाएंगे या 3 उठाएंगे, मगर अवाम से हो पच्ची रखनी चाहिए थी ना। तो जाहिर है ये टेक्निकल इशू है, और टेक्निकल इशू में उन पार्टियों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने ये जो लिस्ट है वो जमा नहीं कराई, और कंसर्न इदारा आपका इलेक्शन कमीशन का है, तो ये इशू अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल इलेक्शन हो चुके हैं और ये टेक्निकल आईनी इशू है, ये बहुत जल्द गुजार हो जाएगा, और मेरे ख्याल में कौमी असेंबली अपनी जो 29 तारीख है फरवरी की, उसके अंदर अंदर अपना इजलास कॉल हो जाएगा, और होना भी चाहिए। अच्छा, एक जो अभी मैं हाफिज हसन खोखर साहब से भी पूछ रहा था कि केपी असेंबली 2018 बलूचिस्तान अवामी पार्टी वहाँ पे नहीं थी, और वहाँ पे गालबन 3 या 4 आज़ाद अरकान थे जिन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन किया, और फिर उस वक्त उन्होंने एक लिस्ट दी इलेक्शन कमीशन को और कहा जी कि हमें ये मखसूस नशिस्त जो ख़वातीन की एक हमारी बनती है तो ये नाम है हमें दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया था। केपी के अंदर ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, ना उनका कोई उम्मीदवार था, आज़ाद ने उनको ज्वाइन किया। तो अभी अगर ये आज़ाद जो है कि सुन्नी तहरीक या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने के बाद अब लिस्ट दे रहे हैं कि अच्छा अभी हम इसको ज्वाइन कर लें तो हमें ये दे दें, तो ये अगर उस 2018 वाले को देखें तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। देखें, 2018 की कोट कर रहे हैं मौजूदा पार्टी एक डिसीजन को, मगर मैंने कहा कि जो भी बात है ये टेक्निकल है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि
लाखों और करोड़ों आवाम ने जो अपने नुमाइंदे मुंतखब करके असेंबली में भेजे हैं और इस इशू के लिए वो इंतजार करें, तो वो भी तो एक आईनी रिक्वायरमेंट है ना कि आप 29 फरवरी तक इजलास कॉल कर लें। जो भी इशू है इदारों को जल्दी से कोई डिसीजन देना चाहिए ताकि ड्यूरिंग टाइमिंग के अंदर नेशनल असेंबली कॉल हो जाए। क्योंकि बेसिकली इसमें इलेक्शन कमीशन में नजर आ रहा है कि काफी ताखीर हो रही है हर फैसले के अंदर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एक बुनियादी सवाल इस सारी सिचुएशन के अंदर ये पैदा हो रहा है कि जितनी बारीक बीनी से चाहे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, चाहे ये मखसूस नशिस्तों का मामला हो, जितनी जुजियात में जाके इलेक्शन कमीशन जांच पड़ताल करके फैसले करता है, अगर इस पाकिस्तान के 2024 के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हम देखें, जिसमें अभी इंतखाबी नताइज को भी हम ले लें, तो इलेक्शन एक्ट की हर जो शिक है उसकी वायलेशन नजर आ रही है खुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो ऐसे हालात में इतनी बारीक बीनी से किसी एक पार्टी को सिर्फ टारगेट करना जो है कि वो किस हद तक दुरुस्त होगा, इस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।